हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आज के इस क्लास में। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। आइए। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। आदर्श 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 एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप कमेंट में हमको बताइएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य होगा, ताकि परिपथ की धारा में कोई बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो। यदि इसका प्रतिरोध अधिक होगा तो यह धारा के मान को क्या करता है? प्रभावित करेगा। ओम का नियम में आप लोग देखे होंगे कि V बराबर होता है I/R। और सही मापन संभव नहीं होगा। आदर्श एमीटर को हम लोग कौन सी क्रम में जोड़ेंगे? तो एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध लगभग क्या होगा? शून्य होगा। देखिए प्रश्न का, वो प्रश्न जो आपको पूछे हैं उसका आंसर यहाँ पे है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। अब गैल्वेनोमीटर में अगर शंट लगा देंगे, ये आपका एमीटर में बदल सकता है। एमीटर है तो जीरो रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। खुले खुले विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होगा वो कितना होगा? ये आपका किरचॉफ के नियम से है। किरचॉफ का पहला नियम जिसको कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा शून्य। राइट आंसर क्या होगा? शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यह किरचॉफ के प्रथम नियम है। इसके अनुसार किसी जंक्शन पे आने वाली और उस जंक्शन से जाने वाली सभी धाराएं जो होगा उसका बीजगणितीय योगफल सदैव कितना होता है? शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर कितना बोलेंगे? आने वाली धारा और उस बिंदु से जाने वाली धारा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई बिंदु पे धारा आएगा और उस बिंदु से धारा जाएगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि एन से I1 आया, अब एन से I2 और I3 के रूप में निकल गया। तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, है ना। अब इसका डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। उस बिंदु पे आया I1, तो यहाँ लिखेंगे I1, और बिंदु से जा रहा I2 और I3। इसी को हम सिग्मा आई कहेंगे, सबको बराबर में ले लेंगे। तो आप इसको रेगुलर क्लास किए होंगे तो आपको वहां पे बताया गया होगा किरचॉफ के नियम को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में ही। यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का पहला नियम किसको पे आधारित होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। इसको केसीएल, केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे जंक्शन रूल भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। किसी चालक को विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वह कितना होगा? आप लोग अगर रेगुलर क्लास का विद्यार्थी होंगे और वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो आपको वहां पे बताया जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस प्रकार से निकालते थे। बहुत लंबे चौड़े इसमें प्रोसेस होते थे। नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता था उसको हम लोग कैसे निकालते थे, इसका एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा।
यहाँ से आपका फॉर्मूला ऑप्शन ए होगा, ई ई टाउ बाई एम। टी को कहते हैं टाइम रिलैक्सेशन, शीतलन समय इसको बोला जाता है। तो देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। अब वह वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है जिसको भीडी द्वारा सूचित करते हैं। भीडी बराबर ई ई टॉ बाई एम, जहाँ पे छोटका ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, छोटका ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और बड़का ई का मतलब विद्युतीय क्षेत्र। और टी को टॉ इसको बोलते हैं, टॉ को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और ये भी बताइएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। यहाँ से आपने देखा कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है। और एक रिलेशन और आप लोग जानते होंगे, I बराबर VD E NA, ये रिलेशन होता है। I बराबर I बराबर I बराबर वीना, वीना पे याद रखिएगा, वीना, वीना मतलब VENA, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं VD द्वारा। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होगा, एक आदर्श एमीटर है तो इसका प्रतिरोध शून्य होगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है जिससे यह परिपथ में धारा का वास्तविक मान को बिना प्रभावित किए माप सके। व्यवहार में इसका प्रतिरोध जो होता है से बहुत कम होता है। एमीटर को हम लोग कौन सी क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में। एक लॉजिक भी आप लोग को बताए होंगे, ए सर भेरी पागल, ए सर भेरी पागल, ए सर भेरी पागल, ए फॉर एमीटर, एस फॉर सीरीज, वी फॉर वोल्ट मीटर, और पी फॉर पैरेलल। ए फॉर एमीटर, एस फॉर सीरीज, वी फॉर वोल्ट मीटर, और पी फॉर पैरेलल। ए सर भेरी पागल, ए एस वीपी, ए एस वीपी, ए सर भेरी पागल, आप याद रखिएगा, इसके थ्रू आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी आप पढ़ लीजिए। आदर्श, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यहाँ ट्रिक भी है कि एमीटर है तो जीरो रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सीरीज रहेगा तो एमीटर, और पैरेलल हो तो वोल्ट मीटर। देखिए मेरा फोटो है, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, नहीं देखे हैं तो। एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे खींचकर इसका व्यास आधा कर दिए तो इसका धारा होगा, तो धारा इसका क्या होगा, धारा इसका 16R होगा, 16R होगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक तार है जिसको खींचा जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम उसका नियत रहेगा। व्यास आधा कर दिए हैं, इसका मतलब क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। आयतन नियत रखने के लिए अब लंबाई को कै गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। तो बी नोट एट आर बराबर रो एल बाई ए होता है। रो को यहाँ पे रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो नया प्रतिरोध जब भी निकालेंगे तो लंबाई को 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आयतन हमारा क्या रहे, आयतन हमारा फिक्स रहे। तो उसके लिए आपको लंबाई को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि इसका आयतन, सॉरी, इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी 1/4 हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका आयत पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो भी बराबर आपका एरिया इंटू क्या होता है, लेंथ होता है। भी बराबर क्या आप जानते हैं, भी बराबर एरिया इंटू लेंथ होता है। तो भी बराबर एरिया इंटू लेंथ है, लेकिन चाहते हैं कि भी आपका फिक्स रहे। तो भी फिक्स कब रहेगा, ये आपका 1/4 हो गया है, 1/4 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 गुना करना पड़ेगा। नहीं, तो 4 गुना करना पड़ेगा तो नया प्रतिरोध जो निकलेगा वो पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा, सॉरी, पहले की तुलना में 16 गुना होगा। कब, जब उसका व्यास को आधा कर दिए तब। आप लोग जानते होंगे कि तार की लंबाई बढ़ने से उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल उसका घट जाता है। और तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसी को कंबाइन जब करते होंगे, इसी को जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ से आता है आपका रो L बाई ए। अब रो को कहते हैं प्रतिरोधकता,
रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। इसका बीमा बता दीजिएगा, बीमे सूत्र। इसका जो मात्रक होता है वो आपका ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। आइए ध्यान दीजिए, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी में जोड़ दिए हैं, उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। इसको हल करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे आप 60 × 40, 60 × 40, 60 × 40, 60 × 40 और दोनों का योगफल से डिवाइड कर दीजिए 100। हल करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। और साथ में वाट लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। R1 कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ा होगा कि P बराबर होता है, P बराबर होता है, P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है, V स्क्वायर बटा R होता है। तो अगर R1 निकाला जाए तो हो जाएगा V स्क्वायर बटा P होगा। तो एक आपका 60 वाट है और एक में आपका कितना है? 40 है। सीरीज में जोड़ेंगे, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो P निकालेंगे, P नेट। तो P नेट बराबर V स्क्वायर बटा R1 प्लस R2। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद 24 वाट इसका पावर होगा। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध क्या हो जाता है? प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन इसकी शक्ति घट जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताया है, आप इसको याद रख सकते हैं कि P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। अब यही आपका क्या निकलेगा? यही आपका P नेट निकलेगा। तो P1 आपका 60 है, ये आपका 40 होगा। इन दोनों का योगफल लिखिए, हल करेंगे तो 24 वाट आएगा। एक तार में 1 के एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 है, तो प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग देखे होंगे कि 10th क्लास का क्वेश्चन है। ये आपका होगा 6.25 गुने 10⁻18 होगा। आप इसको निकाल सकते हैं, क्यू बराबर एन पे। देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका। चूंकि हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर, आप जानते हैं कि क्यू बराबर आई टी होता है ना। तो यहाँ से आप आई निकालिएगा तो क्यू बाई टी। क्यू बराबर 1 कूलम है। एक फार्मूला और जानते होंगे, क्यू बराबर एन ई, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप देखो, अगर चाहोगे तो क्यू बराबर आई टी होता है और क्यू बराबर एन ई भी होता है। आपको यहाँ से एन ए निकालना है, तो आई टी बाई क्या होगा? ई होगा। आई का मान दिया हुआ है और टी का मान भी दिया हुआ है 1 सेकेंड। इसको हल करेंगे तो आप निकाल लीजिएगा। यह मान सदैव आपको क्या कर लेना चाहिए? याद कर लेना चाहिए। लो एक क्वेश्चन है, दो बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट, भी दोनों में सेम है। देख लीजिए, एक 25 वाट का है, एक आपका 100 वाट का है, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा? आपको निकालना पड़ेगा। फार्मूला आप लोग को बताए होंगे। फार्मूला था P बराबर V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा R। तो आप यहाँ से निकालिएगा R1 और एक बार निकालिएगा R2। भी दोनों में सेम है, यहाँ P1 लिखेंगे और यहाँ से आपका P2 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे हल किया होगा, है ना। एक बात और दिमाग लगा सकते हैं यहाँ से कि इसमें जिसका जिसका पी कम जिसका पी कम उसका आर ज्यादा, और जिसका पी अधिक है उसका आर कम होगा। तो देखिए, एक है से, एक आपका 25 वाट है और एक आपका 100 वाट है। एक फार्मूला भी बताए होंगे, P1 बटा P2 बराबर R2 बाई R1, R2 बाई R1। तो P1 आपका कितना है? 25 वाट है, ये आपका 100 वाट है। हल करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये R2 बाई R1 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा R2 बाई R1। तो यहाँ से 1/4 होगा और R2 बाई R1। देख रहे हैं कि R1 है से कितना अनुपात में है? 4 अनुपात में। और R2 है से कितना अनुपात में है? 1 अनुपात में। किसका प्रतिरोध ज्यादा है? तो R1 का। R1 कितना था? 25 वाट। ऑप्शन ए होगा। आप इसको देख सकते हैं, विभवांतर यहाँ पे क्या है? समान है। विभवांतर यहाँ पे क्या है? समान है ना। तो कम वाट, कम वाट, कम पावर तो अधिक प्रतिरोध।
और अधिक वाट अधिक पावर तो कम प्रतिरोध। आप निकाल भी सकते हैं, आप लोग को क्लास में भी ऐसा प्रश्न कभी कभार किया गया होगा। लो, किसी सेल का विद्युत वाहक बल को किसके द्वारा मापा जाता है? पोटेंशियोमीटर, विभव मापी द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभव मापी ये क्या है? एक यंत्र है जो किसी सेल के वास्तविक ईएमएफ बिना धारा प्रवाहित कराए मापता है। इसमें ऊर्जा की हानि ना के बराबर होता है। वोल्ट मीटर की अपेक्षा ये अधिक वैल्यू को मेजर करता है। ईएमएफ का मापने के लिए पोटेंशियोमीटर सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो याद रखिएगा, ईएमएफ बोले तो पोटेंशियोमीटर, और धारा बोले तो ए मीटर, और विभवांतर बोले तो वोल्ट मीटर। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट, वोल्ट मीटर से। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो कुल प्रतिरोध बताइए। तो प्रतिरोध इसका घट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप देख लीजिए। शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और इससे एमीटर की जो मेजर वैल्यू जो है, लिमिटेशन जो है, उस लिमिटेशन को बढ़ा देता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अब बग देख लीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव अनियमित गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाने पे अफवाह वेग उत्पन्न करेगा, और सभी सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग जो होगा से एक निश्चित दिशा में होगा। यहाँ पे देखिए पढ़ रहे हैं, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव अनियमित रूप से गति करता है। जब इस पे विद्युतीय क्षेत्र को अप्लाई कीजिएगा तो अपवाह वेग उत्पन्न होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और धारा के कारण इलेक्ट्रॉन का जो सामूहिक वेग है, वही आपका अपवाह वेग होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन की गति प्रकाश के वेग के समान नहीं होता है। यहाँ पे कहा है कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय रूप से रैंडम मोशन करता है। विद्युतीय क्षेत्र लगाने पर ये निश्चित और औसत अपवाह वेग को ग्रहण करता है, और जिसके कारण इसकी गति करने वाले परमाणु बार बार क्या होते हैं, टकराते हैं, मतलब बॉन्डेड होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? अब बद्ध। चलिए आगे बढ़ेंगे। धारा का कारण इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित अपवाह होता है, ये आप लोग जानते होंगे। ओम का नियम आप लोग जानते होंगे, V बराबर IR होता है। आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लानेशन आप लोग देख लीजिए, ओम का नियम का कथन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एक होता है ओमीय चालक, एक होता है अओमीय चालक। जो ओम के नियम को फॉलो कर रहा है ओमीय चालक, जो फॉलो नहीं करता है अओमीय चालक। किसी चालक की प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता है, ये आप लोगों को बताया गया है कि लंबाई पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, और उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है कि किस प्रकार के पदार्थ का बना हुआ है। तापमान पे भी निर्भर करता है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान पे। एक बात और, लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि V बराबर I/R होता है, तो लोग सीधे समझते होंगे कि R जो है ना, से V पे निर्भर करता होगा और I पे। लेकिन आपको बता दूं कि R का मान ना तो V पे निर्भर करेगा, ना तो I पे निर्भर करेगा। ये निर्भर करता है उसके डायमेंशन पे। किसको पे? डायमेंशन पे। डायमेंशन पे निर्भर करता है। डायमेंशन का मतलब कि उसका एरिया पे, उसका और लेंथ पे, और साथ में नेचर ऑफ मैटर पे निर्भर करता है, और टेम्परेचर पे निर्भर कर सकता है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। किसी विभव मापी का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसको पे काम करता है, ये आपको काम करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। विभव प्रवणता पे कार्य करता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो आपका V/L होता है, याद रख सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सबसे बढ़िया चालक चांदी होता है। क्यों होता है, इसके रीजन आप लोग देख लीजिए। नहीं, क्योंकि चांदी में प्रतिरोध बहुत कम होता है, और इसकी चालकता बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए चांदी को सबसे बेस्ट चालक के रूप में माना जाता है। आप लोग पढ़ लीजिए बहुत बढ़िया से। आपको सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो होता है वो आपका सिल्वर का होगा। उससे कम उससे कम सिल्वर से कम कॉपर से कम गोल्ड से कम एल्युमिनियम का। कॉपर का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है।
जिसकी रेजिस्टिविटी जितना कम होगा वो उतना ही बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी को शो करेगा। कंडक्टिविटी जो होता है रेजिस्टिविटी का रिसिप्रोकल होता है। बेस्ट कंडक्टर यहाँ पे सिल्वर है, और मोस्ट यूज कंडक्टर जो आपका कंडक्टर जो है वो आपका कॉपर है। कॉपर का वायर भी होता है। जूल का उष्मीय नियम, जूल का उष्मीय नियम का सूत्र बताना है तो आपने पढ़ा होगा, एच या यू बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। यानी कि यहाँ से आप इसको बदलिएगा तो सारे हो जाएंगे। एच बराबर वी आई टी होगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होगा। अब एच बराबर वी स्क्वायर टी बटा आर, आर का वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे रख सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है धारा के वर्ग प्रतिरोध के गुणनफल और समय के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। मिला करके देखें तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो एच बराबर वी आई टी भी लिख सकते हैं और एच बराबर वी स्क्वायर टी बाई आर भी लिख सकते हैं। इसे मात्रक इसका क्या होगा, तो ऊर्जा का जूल होता है। ये इलेक्ट्रिक हीटर इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फ्यूज भी, फ्यूज टेस्टर ये सब इसी पे कार्य करता है। आयरन भी इसी पे काम करेगा। घर में आपका जो कंडेंसर है वो भी इस पे काम करेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें ना। आदर्श 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, 20 को मतलब। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वोल्ट मीटर को सदैव समानांतर क्रम में बताया ना, ए सर भेरी पागल, ए सर भेरी पागल, ए सर भेरी पागल, ए एस पी पी, ए एस पी पी। एमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर पैरेलल क्रम में। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से है, क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। सबसे इजी प्रश्न है, धारा का ऐसे मात्रक आप लोग बता दीजिएगा, आपका आंसर सामने है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, आप याद रख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। यांद्र मेरी एम्पियर के रेस्पेक्ट में इसका मात्रक को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ में शक्ति का मात्रक, 10th क्लास का क्वेश्चन है, उस लेवल का है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जो कि आपका जूल पर सेकंड होता है, पढ़ सकते हैं आप लोग। P बराबर वी आई होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है ना। एक वाट आपका 1000 वाट के, एक वाट जो होता है से 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। अब 1 किलो वाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होगा। और 1 kWh जो होगा, बता रखे हैं आप लोग को, 1 kWh बराबर 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होता है। इसी को हम वोट कहते हैं, इसी को हम एक यूनिट कहते हैं। यहाँ पे सब लिखा है। चलिए बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। इसी प्रकार से आपको डेली ऐसा कंटेंट लाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर।